हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ धीरेन्द्र तिवारी। सो हम डिस्कस कर रहे थे MHI 09 हम बात कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो उसका फर्स्ट चैप्टर हमने क्लियर कर लिया था कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र क्या होता है, वो आपको हमारे इस पे मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपसे और भी करना चाहता था कि जो भी लोग चाहते हैं कि बीएड, क्योंकि हम लोग बीएड का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें बीएड के आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे हिंदी में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग मतलब हमें शुरू करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने क्लियर कर लिया था। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। देखिए, हम वही चैप्टर अभी उठा रहे हैं जो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट थर्ड, भारतीय राष्ट्रवाद पर परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि भारतीय जो राष्ट्रवाद था उनमें क्या क्या नज़रिया था, मतलब कि जो जो परिप्रेक्ष्य हैं कि किस तरह से या कौन कौन से लोग भारत के राष्ट्रवाद को किस नज़रिए से देखते थे। तो उसमें हम उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे, राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे। ठीक है, फिर मार्क्सिस्ट परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य। उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य में शुरुआत जो होती है, उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य एक्चुअली में होता क्या है। उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि जो फॉरेन के लोग थे, जो उपनिवेशवाद जो हमारे यहाँ आया था, जो कॉलोनिज्म हुआ था, तो वहाँ के लोग हमारे उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मतलब आप सीधे सीधे कह लो कि जो यूरोपियंस थे वो हमारे नेशनलिज्म को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, हमारे राष्ट्रवाद को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, वही है उपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य। तो इसकी शुरुआत हम कहते हैं कि 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। जेम्स मिल, उन्होंने बुक लिखी थी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उससे ही ये जो थॉट्स थे हमारे राष्ट्रवाद के को लेके वो आना शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारे इतिहासकार आए। अच्छा, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग इज़, जितने भी इतिहासकार ने भारत के राष्ट्रवाद के बारे में लिखा, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर नेवर विजिटेड टू इंडिया। उन्होंने वो कभी इंडिया विजिट किया ही नहीं, इंडिया को देखा ही नहीं, और उसके बाद वो लोग इंडिया के बारे में अपने प्रोस्पेक्टिव मतलब अपने थॉट्स रखते थे, अपनी राय रखते थे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कैसे इंटरेस्टिंग है थोड़ा, मतलब आप इसको आप बहुत लाइट मूड में अगर आप समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये था क्या। तो माउंट स्टुअर्ट एलिंगफोर्ड थे, हेनरी एलियट थे, जॉन डाउनसन थे, डब्ल्यू हैंटर थे और विंसेंट स्मिथ थे। बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने भारतीय इतिहास की व्याख्या की थी। ठीक है, तो देखिए उन्होंने ये कहा, ये सारे जितने भी थे वो भारत को एक राष्ट्र के तौर पे कभी देखते ही नहीं थे। वो कहते थे कि इंडिया कैन नॉट बी यूनाइट। उनके हिसाब से ऐसा लगता था कि आपने एक कहावत सुनी होगी अक्सर, आप सब लोगों ने नमस्ते लंदन देखी होगी। उसमें जब अक्षय कुमार जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ पे एक बोट पे कोई पार्टी चल रही होती है, तो वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आता है इंग्लैंड का ही जो भारत में पहले सर्व कर चुका होता है। तो वो इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है कि इंडिया में तो वो कहते हैं ना कि सपेरों सांपों इन सब का मतलब बीन वगैरह बस ऐसे ही लोग रहते हैं। तो अक्षय कुमार उनको समझाते हैं। तो वो जो मेंटेलिटी थी ना उस पर्सन की इंडिया के लिए, वो जनरली सबकी बनी हुई थी। तो वो ऐसा ही कहते थे कि भारत कभी यूनाइट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। भारत की विविधता और एकता के अभाव पर उपनिवेशवादी विचारकों ने ज़्यादा जोर दिया था। और देखिए उनका ये कहना इसलिए भी, मतलब उस टाइम उनको ये लगता था कि वो हम पे राज करते हैं। ठीक है, अब वो हम पे शासन कर रहे थे, तो वो अपने रूल्स को, अपने मतलब वो जो शासन कर रहे हैं उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया जो है वो यूनाइट नहीं हो सकता। इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म बहुत सारी विविधता है। सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, सब आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो इसलिए ब्रिटेन का भारत पर शासन करना जायज़ है। आप जब कभी आपने पढ़ा होगा एक्चुअली 9th या 10th में हिस्ट्री में ही, कि ब्रिटिशर्स जो थे या जो मिशनरीज़ थी, जो ईसाई मिशनरीज़ थी, वो इंडिया में आए थे। वो खुद को जस्टिफाई इसलिए करते थे, मतलब इस तरह से करते थे
कि भारत या पूरे वर्ल्ड में गॉड ने उन्हें इनलाइटन करने के लिए भेजा है कि यहाँ पर अराजकता है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें हमें क्या कहते हैं काइंड ऑफ संस्कार सिखाना है या उन्हें सभ्य बनाना है, इसलिए ब्रिटेन को राज करने के लिए भेजा गया है या मिशनरीज को भेजा जा रहा है। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग दे हैव। तो आप उसी की हम बात कर रहे थे ताकि वो अपने वैश्विक शासन को जायज़ ठहरा सके। ठीक है, तो इस तरह की बात वो करते थे। औपनिवेशिक शासन के शुरुआती दिनों में ही भारत को एक सत्तापूर्ण संघर्ष की जमीन के तौर पर पेश किया गया। डब्ल्यू हंटर, हर्बर्ट रिले और दूसरे ने सीधे सीधे वही बताया जैसे मैं बात कर रहा था ना, कि जातियों में विभाजन, वर्गीकरण के जरिए इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि भारत कभी भी यूनाइट नहीं हो सकता। और 19वीं सदी के आखिरी में जब राष्ट्रवादी आंदोलन उभरना शुरू हुआ, स्पेशली 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। प्लीज़ कुछ लोगों को हो सकता है राष्ट्रीय कांग्रेस से थोड़ा सा वो हो कि नहीं कांग्रेस इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो, बट बिलीव मी, राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था वो उसका जो इम्पैक्ट था इंडियन नेशनलिज्म में, दैट वाज वेरी बिग। आप उस चीज़ को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मतलब अगर राष्ट्रवाद की भूमिका भारत में बनी तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से ही बनी थी। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद 1857 के बाद से आप लिटिल बिट मान लो, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जब लोगों को एकजुट करना शुरू किया, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाना ही शुरू की, तो यही सारे लोग जो सॉरी स्ट्रेचरी, जॉन सिले, इन लोगों ने जोर दे के इस बात को कहा कि नहीं, भारत का एक राष्ट्र बनना तकरीबन नामुमकिन है। और क्यों नामुमकिन है? वो कह रहे थे कि ठीक है इंडिया फाइट करे, इंडिया मतलब लोग यूनाइट हों, कोशिश करें टू बिकम अ नेशन, बट इट कुड नॉट बी पॉसिबल। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनका मानना था कि भारत के लोग यूनाइट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये लैंड ऑफ स्ट्रगल है, आपस में लड़ रहे हैं लोग, आपस में संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो अलग अलग जातियां हैं, धर्म हैं, ट्राइब्स हैं, तो भारत में ऐसे लोग रह रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी एकजुट नहीं हो सकते, इनको कभी भी यू कैन नॉट टाई देम विद इन अ नेशन। ठीक है, तो उनका यही मानना था कि वो एकजुट नहीं हो सकते। और उसके बाद जब ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जैसे कि 1909 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, और बंगाल का विभाजन क्यों किया गया ये सबको पता है, तो ये जब आंदोलन बढ़ने लगा तो जो औपनिवेशिक जो विचारक थे, जो क्या आप उनको फिलोसफर कह सकते हैं, तो उन लोगों ने इस चीज़ को अब और एडमिट करना शुरू कर दिया कि नहीं, वो जोर दे के कहने लगे ताकि लोगों को ये महसूस हो कि नहीं, वो जो कह रहे हैं, जनरली होता है ना कि आप किताब में जो पढ़ते हैं वही आप बिलीव करते हैं क्योंकि आपने वो चीज़ देखा नहीं है। या फिर अगर मैं आज के समय में बात करूं, आज के समय में अगर मैं बताऊं कि आप टेलीविज़न पे जो देख रहे हैं उन्हीं पे बिलीव करते हैं क्योंकि एक्चुअल में कहाँ क्या हो रहा है आपको नहीं पता होता है। तो वो सब इसलिए ऐसा करते थे कि ताकि जो ब्रिटेन में लोग बैठे हैं, अमेरिका में हैं, मतलब बाकी जगहों पे जो लोग हैं वो उन्हीं चीज़ पे बिलीव करें जो उन्हें बताया जा रहा है, क्योंकि भारत में तो उस लेवल पर का कोई राइटर नहीं था, फिलोसफर नहीं था जो लोगों को बता सके या दुनिया को बता सके कि भारत में क्या चल रहा है। जो भी था वो ब्रिटेन के लोग करते थे, और वो इस चीज़ को जैसे ही हमारे यहाँ आंदोलन बढ़ता था वो अपने वॉइस को और लाउड कर देते थे, अपनी चीज़ों को और स्ट्रांगली रखने की कोशिश करते थे। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने तो ये बता दिया कि अरे नहीं, कुछ स्वार्थी लोग हैं भारत में जो अपना भला चाहते हैं और वही सब ये गड़बड़ कर रहे हैं, जो इंडिया को यूनाइट करने की बात हो रही थी। यहाँ तक कि जो वेलेंटाइन चिरोल थे, उन्होंने अपनी किताब इंडिया अनरेस्ट जो 1910 में आया था, प्लीज़ आप इसको मेंशन कीजिएगा जब क्वेश्चन बनेगा, तो उन्होंने कहा था कि भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। अब मैंने बात की थी ना कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, तो राज्य जो है वो एक भौगोलिक स्थिति है कि भैया ठीक है, एक आउटलाइन खींच दिया गया, उसके अंदर रहने वाले लोग, अब उसके अंदर कौन कौन रह रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कि बस वो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। और इसका भी निर्माण अंग्रेजों ने किया है। उनका सीधा सा कहने का मतलब यही था, उनके मुताबिक जो था कि वो नस्लों और समूहों, जातियों और पंथों की एक विचित्र गड़बड़ी है।
उन्होंने बोला कि भाई एक लाइन खींच दी गई है कि इसके बीच में ये इंडिया है, और आप इसको इंडिया इसलिए कह रहे हो क्योंकि एक रेखा है जो उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, और उसके अंदर कौन कौन लोग रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारी नस्ल के लोग हैं, जाति के लोग हैं, समूह हैं, संप्रदाय हैं, तमाम तरह के अजीब अजीब लोग रह रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। लिटरली इट वाज नॉट, इट्स नॉट माय ओपिनियन, ऐसा वो कह रहे थे कि वो कभी राष्ट्र के तौर पर विकसित नहीं हो सकता। वास्तव में उन सभी चीज़ों का विरोधी है जिसमें राष्ट्रीय शब्द किसी रूप में जुड़ा हुआ है। इनका ये मानना था कि भारत को राष्ट्र तो छोड़ो, जो भी चीज़ राष्ट्रवाद के रूप में निर्धारित की जा सकती है, भारत में वो सारी चीज़ या वो उसमें से कुछ भी चीज़ नहीं हो सकती, उसके जस्ट अलग होता है। वो कैसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यूरोप में जितनी बोलियां हैं उससे कहीं ज़्यादा बोलियां तो सिर्फ भारत में है। यूरोप कोई कंट्री नहीं है, यूरोप एक यूनियन है, मतलब एक जगह है, एक एरिया है, पूरे रीजन को बोला जाता है, तो उसमें कई सारी कंट्री हैं। तो कह रहे हैं कि पूरे यूरोप में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उतनी तो उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ भारत में बोली जाती हैं। देन हाउ कैन यू से दैट कि इंडिया एक नेशन है? क्योंकि उनके हिसाब से तो जहाँ पर एक जाति और एक भाषा के लोग रह रहे हों, ठीक है, तो हालांकि ये उनकी गलतफहमी थी। उसके अलावा कह रहे हैं कि जैसे जर्मनी और पुर्तगाली बगल बगल हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा एक होता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट सा होता था उस टाइम, मतलब जनरली थोड़ा होता है ना कि पड़ोसी हैं, पड़ोसी राज्य हैं, तो हम अलग समझते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे बीच में, जर्मनी और पुर्तगाल के बीच में जितना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है नस्लवाद को लेके, सॉरी नस्ल को लेके, उससे ज़्यादा तो महाराष्ट्र और बीच में बंगाल में हो सकता है। कि बंगाली मराठी से कितने अलग हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके हार्समेंट में जाओ ना, मतलब हार्श रूप देखो, थोड़ा सा सीरियसली इस टॉप बात पे सोचो, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली में ऐसा था। और अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो अभी भी ऐसा है। अभी भी आप देखो, महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ यूपी बिहार के लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, मतलब किस तरह से देखा जाता है। या फिर हम साउथ में जाओ, या यहाँ पर जो साउथ के लोग हैं, या यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं था, बिल्कुल था और अभी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यूनाइट नहीं किया जा सकता या हम यूनाइट नहीं हैं। इसका मतलब हम आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा आके हमें समझाए या तीसरा आके हम पे रूल करे और ये बताए कि नहीं अब मैं तुम दोनों को आपस में बांध के रखूंगा या आपस में सहमति कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आगे हम बढ़ेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो वही वो कह रहे थे कि वहाँ जर्मन और पुर्तगाल के मुकाबले महाराष्ट्र और बंगाल के बीच ज़्यादा नस्ली नस्ली भेदभाव है। और वो कह रहे थे कि ये केवल अंग्रेजी ही शासन था जिसने ये जो मतभेद थे, बंगाल, मराठा, अवध, फिर ये मुगल, इन सब को हटा के एक भौगोलिक क्षेत्र में बांधने की कोशिश की सबको। ये कह रहे थे ये सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कर पा रहे थे और वही कर भी सकते हैं। तो उसी तरह से विंसेंट स्मिथ ने भी बोला कि भाई भारतीयों के बीच में एकता की एक बुनियादी कमी है। वो सीधे ये बता रहे थे कि भारत में अलग अलग राजनीतिक संरचना है, वहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग राजा हैं, अलग अलग लोग हैं। इवन हिंदू में भी कई सारे राजा थे। लिटरली आप जब हिस्ट्री देखोगे तो आप खुद देखोगे कि भाई 500-600 से ज़्यादा लोग थे, मतलब डायनेस्टी थी हमारे पास। सॉरी। और यही रीज़न था कि कोई बाहरी आप पे हम पे हमला करता था, टर्कीज आते थे, अरबिक आते थे, तो ये सारे आके हम पे शासन करते थे। उसका रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे, और हम इवन अंग्रेज़ भी हम पे शासन किए क्योंकि हम यूनाइट नहीं थे। तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं थे, जो वो देख रहे थे, जो उन्होंने फील किया वो चीज़ उन्होंने कही। पर वो ये ज़्यादा, मतलब ये उनका ये कहना कि हम नहीं हो सकते कभी, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि हिंदी राज्यों के बीच किसी एकता के अभाव के चलते हुए अरबों, तुर्कों और अफगानिस्तान की कट्टर संगठित भीड़ का शिकार हो गए। ठीक है, अब कह रहे थे कि ये एकता विरोधी जो स्थिति थी वो तभी ठीक हो पाएगी, विंसेंट स्मिथ कहते थे कि वो तभी ठीक हो पाएगी जब कोई ऐसी शक्ति आए जो बिल्कुल एक होता नहीं, लोहे लोहे की स्थिति वाला हो या लोहे के हाथ वाला हो, ताकि सबको जकड़ के रखे, सबको एक साथ बांध के रखे, जो उन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो उनको लगता था कि ये सिर्फ इंग्लिश हैं, अंग्रेज़ हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और उसका तानाशाह होना बहुत ज़रूरी है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे।
इन मतों के मुताबिक वहाँ किसी भी तरह के ऐसे आंदोलन की संभावना नहीं थी जिसे राष्ट्रीय कहा जा सके। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि विश्व युद्ध के समय जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था 1914 से 18 जो विश्व युद्ध हुआ, उस समय हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, या उसके बाद जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला, जो असहयोग आंदोलन था नॉर्मली जिसको हम कहते हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि नहीं, इसका मतलब इस तरह की जो यूनाइट करना या ये करना, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और वो बस यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरह से बटे हुए हैं। अगर हम बात करें कि औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य की, तो वो बस यही था कि भाई भारत कभी भी इस तरह की यूनाइट नहीं हो सकता, एक नेशन के रूप में नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे क्या क्या तर्क है जो हमने बात की। ओके।